वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात? तो देखिए, 3 भारतीय राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये सारे क्या है, पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी ये साझा करते हैं तो 3310 किलोमीटर है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये यूटीज हैं जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो सबसे कम कौन सीमा साझा करता है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात लगभग 512 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। और इसके बाद है पंजाब और उससे ज़्यादा राजस्थान है और सबसे ज़्यादा मैंने बताया लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला रीजन आप ले लेंगे जो यूटीज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब 3 क्या हो जाएंगे? राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। कोशिश किया कीजिए मैप में देखिए, तो मैप से ये चीज़ें और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी कि कौन से स्टेट्स हैं, कौन से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ठीक है, अपनी इंडिया से रिलेटेड कितने तटीय राज्य हैं जो कि किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करें या नहीं करें, ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, ये कंफ्यूजन कब दूर होगी? जब आपको वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो, और ये मैंने कराया हुआ है। आप ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो बाउंड्री कौन कौन सी शेयर कर रहे हैं स्टेट, ये मैंने कराया। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है आप बताइएगा, मैं फिर से मैप के साथ आपको ये क्लास प्रोवाइड कर दूंगी। 47 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, कैस्पियन सागर झील की सीमा उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से लगती है। कैस्पियन सागर झील की सीमा उत्तर पश्चिम में रूस के साथ लगती है और बताया जा रहा है इसी सीमा जो पश्चिम में अजरबैजान के साथ लगती है और
जो इसकी दक्षिण सीमा है वो ईरान से लगती है। तो ये आपको कैसे क्लियर होगा? ये आपको तब क्लियर होगा जब आप ये चीज़ें मैप में देखेंगे और सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो हमें नॉर्थ ईस्ट में कजाकिस्तान बताया गया है, ध्यान रखिएगा, और नॉर्थ वेस्ट में रूस बताया गया है, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे अजरबैजान है और सदर्न रीजन में ईरान बताया जा रहा है। एक बार मैं मैप में आपको दिखाती हूँ। तो ये मैप आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कजाकिस्तान की। तो हम ऐसे देखते हैं ना डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब भी आप डायरेक्शन देखना हो ऐसे देख लिया कीजिए। तो कजाकिस्तान कैसा है? तो कजाकिस्तान का जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, उत्तर पूर्व में, जो कि हमें दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें रूस के बारे में दिया गया था, तो रूस की सीमा कैसे लग रही है? ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया, दोनों स्टेटमेंट। अब बात करते हैं अजरबैजान की। मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है? ये देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, और इसके बाद जो इसकी बाउंड्री लगती है ईरान से, तो साउथ में हमें बताया गया है किससे लगती है? ईरान से लगती है, ठीक है। और बताया गया है दक्षिण में ईरान हो गया ना, दिख रहा है सबको, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के लिए क्या बताया गया? दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है हमें। अब बात करते हैं अजरबैजान की। तो यहाँ पर पश्चिम में या वेस्टर्न साइड पे आप देखिए अजरबैजान की बाउंड्री दिख रही है। आपको याद भी रखना कितनी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कोशिश करूंगी कि मैप के थ्रू भी समझा दूंगी, क्वेश्चन आपके अब से गलत ना हो। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है, कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर करती है। सबसे पहले हो गया कजाकिस्तान, सेकेंड है तुर्कमेनिस्तान, थर्ड है ईरान, ठीक है, फोर्थ हो गया अजरबैजान, ठीक है, फिफ्थ हो गया रशिया। तो 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो कैस्पियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं। सब में 4 में तान, लास्ट में तान है और एक रूस है। इस तरीके से थोड़ा ट्रिक बना लीजिए, या बहुत आपने सुनी होगी इसकी फेमस ट्रिक है तारीख, तारीख से याद हो जाएगा। तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सीरियल से याद रखना है तो मैं जो बता रही हूँ वो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस है, ठीक है। तो ये अब तैयार हो गया। अब हमें स्टेटमेंट जो दिए गए थे वो फिर से देखते हैं। तो उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान था, उत्तर पश्चिम में रूस के साथ, अजरबैजान के साथ पश्चिम में, और दक्षिण में ईरान है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, ऑप्शन डी राइट होगा। 48 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है ओजार्क पठार जो यूएसए में है, तासिरी पठार पूर्वोत्तर थाईलैंड और मध्य लाओस में है, खोरात पठार दक्षिण पूर्व अल्जीरिया में है, लॉरेशियन पठार कहाँ है? लॉरेशियन पठार है कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट या कौन से पेयर हमें करेक्ट दिए गए हैं। देखिए ओजार्क प्लेट्यू कहाँ पर है? यूएसए में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है तासिली, तो तासिली या टैसिली भी बोलते हैं इसे। तो ये दक्षिण पूर्व अल्जीरिया में है, लीबिया, नाइजर, माली की सीमाओं पर स्थित है, याद रखिएगा। तो तासिली कहाँ पर दिया गया हमें? पूर्वोत्तर थाईलैंड वगैरह, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिण पूर्व अल्जीरिया में, जबकि खोरात जो प्लेट्यू है वो कहाँ है? पूर्वोत्तर थाईलैंड और मध्य लाओस में। तो सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट हो गए। 4 देखिए लॉरेंसिया पठार या कैनेडियन पठार, जो कैनेडियन शील्ड होती है, माफ कीजिएगा, वो कहाँ है? कनाडा और यूएसए में। तो ये करेक्ट है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पहला और चौथा पेयर करेक्ट दिया गया है। 49 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर बनाया गया था। सेकंड है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया था। थर्ड है हीराकुंड डैम, जो है ये पश्चिम बंगाल के संबलपुर में महानदी पर बनाया गया है। कौन से स्टेटमेंट सही है? देखिए सबसे पहले शिव समुद्रम की बात करें, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर्नाटक के मांड्या जिले में है, कावेरी नदी पर, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सलाल है ये कहाँ पर? सलाल, दुल्हस्ती, ठीक है, ये सारे कहाँ पर हैं? ये और बगलीहाट, ये तीनों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। और किस नदी पे है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो चिनाब नदी पर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश यहाँ पर गलत दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। हीराकुंड डैम की बात करें तो हीराकुंड कहाँ है? संबलपुर जिले में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ना कि पश्चिम बंगाल में है, और महानदी पर बनाया गया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, याद रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आपको? कहीं भी डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लासेस कैसी लगती है ये भी बताया कीजिए। जो आपको कुछ अच्छा लगे कि ऐसे मैप के थ्रू बताए वो ज़्यादा समझ में आ रहा है, या फिर आप समझा देती हैं वो अच्छे से समझ में आए, तो एक बार लिख करके आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं क्लासेस में वो चीज़ें आपके लिए ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अगर एग्जाम में यहाँ से कहीं से भी एक स्टेटमेंट से भी कोई क्वेश्चन दिखे ना, तो वो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन हो कि अरे मैम ने पढ़ाया था याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्या है, ये जो कांगो रिवर है ये भूमध्य रेखा को, ठीक है, इक्वेटर लाइन को 2 बार कट करती है। और सेकंड है जो नाइल रिवर है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे अफ्रीकी नदियों का जनक कहा गया है। थर्ड है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो कांगो है इसी को जायरे रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो ये इक्वेटर लाइन को 2 बार कट करती है। जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, आप सभी को पता है, विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका की नदियों का इसे जनक कहा गया है। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और एमपी से निकलती है, राजस्थान, गुजरात इन राज्यों से होकर के अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। तो ये अफ्रीकन रिवर देख लीजिए, अभी हमने कांगो की बात की थी, इसी को जायरे रिवर बोलते हैं। आप देखिए इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार कट कर रही है, दिखा, ठीक है, ये कांगो रिवर हो गई। नेक्स्ट एक और रिवर है, आप आगे बढ़िए, यहाँ पे जाम्बेजी रिवर है, ये अपना जो ओशन, इंडियन ओशन, इसमें अपना जल गिराती है, जबकि कांगो अटलांटिक ओशन में। इसी प्रकार ऑरेंज रिवर अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। यहाँ की एक फेमस रिवर है लिम्पोपो रिवर, ये जो वो वाली लाइन है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, इसको 2 बार कट करती है, यहाँ से निकलती, ठीक है, इसको 2 बार कट करती है। तो कांगो आपने याद कर ली, लिम्पोपो और विक्टोरिया दिख रही है, व्हाइट जो यहाँ पर नाइल है, और फिर ब्लू नाइल आगे मिल जाती है खार्तूम वाली जगह में, और फिर ये अपना जल कहाँ पर गिराती है, मेडिटेरेनियन सी में, याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं नदियों का जनक, ठीक है। और आगे आप देख रहे हैं, ये देखिए नाइजर रिवर है। ये जो अफ्रीका के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो मैंने दिखाई हैं, लेकिन अभी हम लोग आगे कुछ लेक्स भी हैं जो यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, वो अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 51st क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। एक तरफ माउंटेन पीक दी गई है, लोकेशन या उनकी हाइट दी गई है, सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट डियाब्लो, माउंट कोयोब। और ये कहाँ पर है, जैसे कि ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, किसकी ये ऊंची पर्वत शिखर है, मैच करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को आया ना तब सबसे ज़्यादा गलत होने की संभावना रहेगी, यहाँ पर तो आप शायद मैच कर लें। चलिए देखते हैं। तो सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक है, 732 मीटर की। माउंट थुलियर किस पर है, माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार पर, ठीक है, ये हो जाएगी 642 मीटर की ऊंचाई पर। माउंट डियाब्लो ये कहाँ पर है, मध्य अंडमान में, मिडिल अंडमान में है। माउंट कोयोब ये सदर्न अंडमान में है। इसके अलावा एक माउंट हैरियट भी याद रखिएगा सदर्न अंडमान पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, करेक्टली मैच्ड दिया गया था, माफ कीजिएगा मैंने क्या किया है, इनको मैच कर दिया है। तो यहाँ पर करेक्टली मैच्ड आपके सामने दिख रहे हैं ना, 2 दिए गए हैं, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड गलत दिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। 52nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, असम क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटियां पाई जाती हैं। और सेकंड है सदाबहार वन तथा बीच बीच में घने बांस तथा लंबी घास के झुरमुट ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटियों में पाए जाते हैं। दिए गए कोड में से कौन से करेक्ट हैं? इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। 53rd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के मैदान शुष्क व गर्म होते हैं। थर्ड है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के मैदान में कांटेदार वन या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे यहाँ पर सही दिए गए हैं। 54th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। लेक दी गई है, उनकी लोकेशन दी गई है। ओगुटा झील नाइजीरिया में दी गई है, वनगा झील रूस में, उर्मिया लेक जो है वो चिली में, और पेनुएलस जो झील है वो ईरान में है। देखिए कौन सा करेक्ट है। तो ओगुटा लेक कहाँ पर है, नाइजीरिया में, वनगा लेक है रसिया में, उर्मिया लेक है ईरान में, जबकि पेनुएलस जो लेक है वो चिली में है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड मैच है ना, इसलिए ऑप्शन ए चूज करेंगे। 55th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट देखिए, जो टॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। बताया जा रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है।
सेकंड है सुनहरा त्रिभुज साल्वीन नदी के पूर्व में स्थित है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और थर्ड है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश एशिया में कजाकिस्तान है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर देखिए तीनों करेक्ट हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट किसके बीच है 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ। ठीक है। फिर सुनहरा या इसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल साल्वीन नदी के पूर्व में ही अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा स्थलबद्ध या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री बोली जाए वो कौन सा होगा, वो कजाकिस्तान है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। 56 क्वेश्चन देखिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में नई कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर परिषद का मार्ग प्रशस्त किया था। सेकंड, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया है। थर्ड है वस्तु और सेवा कर परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। फोर्थ है वस्तु और सेवा कर परिषद का पदेन सचिव केंद्रीय राजस्व सचिव होता है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 101st जो अमेंडमेंट हुआ था वो जीएसटी से रिलेटेड था। इसके संबंध में कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया 279A जोड़ा गया था। इसका सचिवालय कहाँ पर है तो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। और इसके जो परिषद के पदेन सचिव हैं वो केंद्रीय राजस्व सचिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब आगे हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए और आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स एक पास दे दिए गए या फिर अभी दिया गया था जैसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में गवर्नर से रिलेटेड, और एक दो बस आर्टिकल में आप नंबर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आर्टिकल 223 दिया गया। आप पहले क्वेश्चन पॉज कीजिए, अपना आंसर देखिए, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो आर्टिकल 223 राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड है। ठीक है। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके बारे में है। करेक्ट है। रिट जारी करने के लिए जो हाई कोर्ट की पावर है वो 226 में है, जबकि आपको पता है आर्टिकल 32 दिया गया है ना। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, लेकिन ऐसी ही पावर हाई कोर्ट के पास भी है और वो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर से ज़्यादा व्यापक है, और ये आर्टिकल 226 के तहत है। आर्टिकल 231 में दिया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 224 दिया गया उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आर्टिकल 215 में है जो हाई कोर्ट हैं वो क्या होंगे टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पर दिया गया है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अभिलेख न्यायालय के रूप में अगर हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत है 215। और आगे दिया गया अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत होगी 224, क्योंकि ये तो गलत दिया गया था। तो ये भी यहाँ पर जो एडिशनल या एक्टिंग जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल 224 में है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, चौथा और पांचवा तो गलत था। 58 क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। पहला है इस आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई 1993 में। ठीक है। और इस आयोग को 2018 का एक संशोधन हुआ 102वां संशोधन अधिनियम, इसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखते हैं इस आयोग की जो स्थापना है इसके लिए संविधान में संशोधन अधिनियम के तहत 338B का प्रावधान किया गया और इस प्रकार इस आयोग का संवैधानिक निकाय बनाया गया इसी आयोग को। और इस आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन मैं फिर से समझा रही हूँ, समझिए। ये क्या होता है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, ये किस में उल्लेख किया गया है 338B में। पहले तो ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो इसकी स्थापना की गई 1993 में। 2018 का एक जो संशोधन हुआ वो कौन सा था अमेंडमेंट 102nd अमेंडमेंट के जरिए से एक आर्टिकल जोड़ा गया वो 338B है। और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, इसे संवैधानिक निकाय बनाया गया। कब तो ये 2018 में। सबसे पहले स्थापना कब हुई 1993 में। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं 5 मेंबर्स होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, बाकी के 3 मेंबर हो गए, टोटल 5 हो गए। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। 59th क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पर ग्राम सभा, पंचायत, इन सबसे रिलेटेड आर्टिकल दिए गए हैं और ये क्वेश्चन अक्सर गलत होने की संभावना रहती है क्योंकि यहाँ पर ABCDEF करके काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक एक करके देखेंगे, क्वेश्चन पॉज करके आप देखिए क्या आंसर आपका हो रहा है और फिर मैं समझाती हूँ। सबसे पहला आर्टिकल 243, तो आर्टिकल 243 में ग्राम सभा दिया गया है, बट ये गलत होगा। पंचायतों की परिभाषा दी गई है 243 में, जबकि 243A में ग्राम सभा है।
पहला दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आप देखते हैं 243B। तो 243B क्या है? तो क्रिएशन ऑफ पंचायत है, पंचायतों का सृजन किसमें है? 243B में। और सी में क्या है? पंचायतों की जो संरचना है, कॉम्पोजिशन है, इसमें सीटों का जो आरक्षण है वो 243D में है। आरक्षण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचायत के सदस्यों की योग्यता F में है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 3, 4, 5, 6 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। देखिए मैं क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लेती हूँ, तो अगर आपको लगता है क्वेश्चंस इतने सारे जल्दी हो जाएं, कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की। मैं चाहती हूँ हर एक ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे आपको आंसर ना ढूंढना पड़े अलग से। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है ये क्वेश्चन, लेकिन जितने आप मेरे साथ प्रिपेयर कर लेंगे ये आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएंगे। और इनसे बाहर कितने क्वेश्चन आएंगे, आप डेली तो मेरे साथ कर रहे हैं, जो पिछले टाइम से जुड़े हुए हैं बच्चे। जैसे कि एक स्टूडेंट हैं प्रदीप, आई थिंक उनका नाम है, वो अक्सर कमेंट करते हैं, रेगुलर हर वीडियो को अच्छे से देखते हैं, और मुझे लगता है वो शुरुआत से जुड़े हुए हैं इस चैनल से। और भी बहुत से मेंबर हैं, जैसे कि शिवानी हैं, सपना जी हैं, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से तारीफ भी करते हैं कि बताते हैं आपको क्लासेस समझ में आ रही है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो पढ़ लिया एक बार उसको रिवाइज भी कर डालिएगा, ठीक है। तो आप सभी के कमेंट पे मैं ध्यान देती हूँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, नगर पालिकाओं की कार्यकाल अवधि कितनी है? 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि इसे समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, नगर पालिका चुनावों का निर्देशन, नियंत्रण तथा प्रबंधन से संबंधित अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास है। थर्ड है, राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं से संबंधित मामलों पर प्रावधान कर सकता है। नीचे दिए गए कूट से संबंधित सही उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं कि करके इसका उत्तर क्या होगा। तो नगर पालिका के आप सभी को पता है, नगर पालिका की कार्यावधि कितनी होती है? हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं ना, मतदान होते हैं, तो 5 साल से पहले लेकिन समाप्त भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 5 साल तक ही रहेगा। माफ कीजिएगा, ये सही है, ठीक है। फिर देखते हैं, नगर पालिका चुनाव का जो निर्देशन है या नियंत्रण है, प्रबंधन है, सब कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत नगर पालिका से रिलेटेड इलेक्शन का जो भी काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं से संबंधित मामलों पर प्रावधान कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। आज की क्लास थोड़ी लंबी है, आई होप आपको समझ में आएगी। किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और लोगों को भी क्वेश्चन शेयर करते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट है, अभी भी लगता है तैयारी में कोई कमी है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।